हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8, बाजार में एक कमीज, अ शर्ट इन अ मार्केट। हम इसमें एक शर्ट की कहानी पढ़ेंगे। कल तो हमने पढ़ा था कि ये जो बाज़ार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने ये तो जाना नहीं कि वो जो बाज़ार में जो हमें कॉमोडिटी मिलती है, जो हमें कपड़े मिलते हैं, जो भी हमें फूड मिलता है, वो आता कहाँ से है, वो कहाँ से बनकर आता है शुरू से। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है अ शर्ट इन द मार्केट, कि हम इसमें एक बाज़ार में एक शर्ट कैसे पहुँचती है, ठीक है, उसको बनाने में कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, कितने लोग उसमें लगे हुए होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये चैप्टर एक स्टोरी शुरू होती है। किसकी स्टोरी? ये शर्ट की स्टोरी है। तो इसको चेन्स ऑफ मार्केट से, ठीक है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। तो ये कैसे जो शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, इसको एक खरीदार खरीदता है, फिर उसको दूसरी मार्केट, सुपर मार्केट्स में बेच देता है। तो ये प्रक्रिया होती है, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, की जो खरीदारी की और बेचने की जो प्रक्रिया है वो हर पर एक स्टेप है, ठीक है, हर जगह पर एक स्टेप है जहाँ से इसे होकर गुजरना पड़ता है। आपको लगता है कि जो ये शर्ट बनाता है शुरू में, क्या उसको इक्वल बेनिफिट होता होगा? जैसे कि शर्ट कैसे बनती है, जैसे कि एक कॉटन है, ठीक है, कॉटन से ये धीरे धीरे उसकी कताई होती है, धागों में तब्दील किया जाता है, फिर उससे कपड़ा बनता है, फिर कपड़े को शर्ट में तब्दील किया जाता है। तो जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो किन किन लोगों में कितना कितना बांटा जाता है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कॉटन फार्मर इन करनूल, कि करनूल एक प्लेस है और यहाँ पर एक कॉटन फार्मर है जो कि कपास की खेती करता है, ठीक है। एक स्वप्ना है, स्वप्ना नाम की एक लेडी है, और ये क्या करती हैं, ये किसान है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश की एक करनूल जगह है, वहाँ पर ये क्या करती हैं, फार्मिंग का काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं मेन, कि एक कॉटन उगाती हैं, ठीक है। इनके पास एक छोटी सी ज़मीन है और स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, और यहाँ पर एक खेती बाड़ी करती हैं। किसकी खेती करती हैं ये? कॉटन की। और जो बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर राइप, जब ये पक जाते हैं तो ठीक है, तो ये वहाँ पर उनको उठाने जाती हैं। जैसे कि हम जब वो फूल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉटन है, ठीक है। जब ये खिल जाती हैं तो इनको ये उठाने जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनको कुछ दिन लग जाते हैं तो इसको उठाने में। उसके बाद क्या होता है, वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, उसको इकट्ठा करने के बाद इनको ये बेचने भी जाती होंगी, है ना, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट द करनूल मार्केट। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये बाज़ार में इनको बेचने जाना चाहिए, पर ये जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो स्वप्ना है और जो इनके हस्बैंड है, ठीक है, टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। अब आप सोचेंगे कि ये जो लोकल ट्रेडर है, जो कि पास का स्थानिक व्यापारी है, उसके पास क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि उनको बाज़ार में अच्छे प्राइजेस में इनको ये जो इनकी जो कॉटन होगी उसको बाज़ार में अच्छी कीमतों पर ख़रीदा जाएगा। बट ये फिर भी लोकल ट्रेडर के पास जा रही हैं। अब ये हमें भी पता है कि लोकल ट्रेडर अगर आगे भी लेकर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सस्ते में लेकर जाएगा, ठीक है। इन लोगों से, स्वप्ना से वो सस्ते में लेकर जाएगा। तो इस स्टोरी को हम समझेंगे। तो यहाँ पर शुरुआती में इन्होंने कहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, ठीक है, कि इस वाले सीजन में स्वप्ना ने क्या किया था, जब भी ये बीजने की बारी आई थी, जब भी इस फसल को उगाने की बारी आई थी कॉटन की, तो इन्होंने 2500 रुपये लिए थे उधार। किससे लिए थे? उसी व्यापारी से लिए थे, जो कि उसका इंटरेस्ट था, जो ब्याज था उन पैसों पर, वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। तो इन्होंने उस पैसों से क्या किया, उससे बीज खरीदे, जो फर्टिलाइजर्स होती हैं ना, खाद, उसको खरीदा। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, तो इन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए वो सारी चीज़ें खरीदी। तो इस टाइम पर क्या हुआ, जो लोकल ट्रेडर था, ठीक है, उसने स्वप्ना को एग्री करवा दिया कि तुम अगर मुझे ये फसल होने के बाद तुम ये फसल मुझे ही बेचोगे तभी मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है, कि आपको मैं ब्याज पर, ठीक है, ये ब्याज भी बहुत ज़्यादा है, आपको मैं पैसे तभी दूंगा अगर आप ये फसल मुझे ही बेचोगे। तो उनको फिर मजबूरी में ये देना पड़ता है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, की जब कल्टीवेशन की जाती है कॉटन की तो इसके लिए बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि उन्हीं चीज़ों के लिए तो उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, जैसे कि खाद होगी, कीटनाशक दवाइयाँ होगी, और भी जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनको और भी बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए इनको दूसरे ट्रेडर्स से या फिर किसी और से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया था, तो ये जो
एक ये जो बैग्स ऑफ कॉटन था, ठीक है, ये कितने कितने इनका प्राइस था कि 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल 1500 रुपये 1 क्विंटल आपको मिलेगा, ठीक है, कितना 1500 रुपये मिलेंगे 1 क्विंटल के। और इसके इन्होंने कितने बनाए थे, 6000 रुपये बनाए थे, किसने, स्वप्ना ने। तो स्वप्ना ने जितनी भी कॉटन उनके पास थी उनके 6000 रुपये बन रहे थे। तो ट्रेडर ने क्या कहा, ट्रेडर ने 3000 रुपये उसमें से काट लिया, ठीक है, और उनको सिर्फ 3000 रुपये वापस दिए। तो आप अब सोच सकते हैं कि 500 रुपये तो उसने वही काट लिए, ठीक है, 500 रुपये, और एक तो उसने ब्याज काटे, 2500 जो उसने उधार लिए थे वो तो लिए ही लिए, और उसके बाद उनको 3000 रुपये दिए, ठीक है। स्वप्ना ने फिर पूछा कि सिर्फ 3000? तो ट्रेडर था, जो व्यापारी था, उसने कहा कि जो कॉटन है वो बहुत ही सस्ता बिक रहा है, ठीक है, बाज़ार में, इसमें आजकल के जो बाज़ार है उसमें इसके जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही कम है। तो स्वप्ना ने कहा कि आई हैव टोल्ड सो हार्ड, कि मैंने 4 महीने तक इतनी ज़्यादा मेहनत की इस कॉटन को उगाने के लिए, और आप मुझे इतने अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, और आप मुझे तो उम्मीद थी कि आप कुछ ज़्यादा पैसे देंगे, पर आप तो बहुत ही कम दे रहे हैं। तो फिर ट्रेडर का क्या जवाब था, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, कि मैं ना आपको बहुत ही अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, ये अच्छी कीमत है, आप किसी भी ट्रेडर से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये सफिशेंट अमाउंट है, वो आपको कोई भी इतने पैसे नहीं देगा, आप चाहो तो कुर्नूल मार्केट से चेक कर सकते हैं। तो स्वप्ना ने क्या जवाब दिया, कहते कि गुस्सा ना करो, कोई बात नहीं, क्या मैं तुम पर कोई शक कर सकती हूँ कि आपने मुझे धोखा दिया है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मैंने तो बस आशा रखी थी कि शायद मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, कि इतने टाइम से हमने मेहनत की थी। हालांकि स्वप्ना को भी पता है कि जो मार्केट है, ठीक है, उन्होंने तो 1500 रुपये में, जो वो व्यापारी था उसने 1500 में क्विंटल पर ख़रीदा, बट ये 1800 रुपये क्विंटल है। स्वप्ना को भी पता है, बट वो उससे ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहती, ना बहस करना चाहती है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं विलेज में, ठीक है, और जो फार्मर्स होते हैं इनको इन पर निर्भर रहना पड़ता है लोन्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये ज़्यादा बोलते नहीं है, बहस नहीं करते, जैसा भी वो ट्रेडर्स होते हैं जो भी कम प्राइजेस देते हैं, तो इसलिए इनको उन्हीं में गुजारा करना पड़ता है। और इसी पैसों से ये बाद में कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी पैसे लगाने पड़ते हैं, या फिर बच्चों की फ़ीस आ गई, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो ये सारे काम करके ही ये पैसे कमाते हैं जो फार्मर्स होते हैं। देयर आर टाइम्स इन द ईयर वेयर देयर इज़ नो वर्क, कि कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि इनके पास कोई काम नहीं होता। सो इन फार्मर्स की जो इनकम होती है बिल्कुल ही नहीं होती, तो इसलिए इनको दूसरे लोगों से पैसे होते हैं वो उधार लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉटन होती है इसको पहले क्या किया जाता है, जो इसका जो साइकिल है, जैसे कि पहले इसको बेचा जाता है, किसको, ट्रेडर्स इसको खरीद कर लेके जाते हैं, जैसे कि कुर्नूल मार्केट से पहले उन्होंने ख़रीदा, फिर इसकी जिनिंग की जाती है मिल में, ठीक है, जिनिंग मिल इनको खरीद लेते हैं। उसके बाद जो जिनिंग मिल होते हैं वो जो सीड्स होता है उनको अलग कर देते हैं, और कॉटन के जो बॉल्स होती हैं, कॉटन इंटू बेल्स, इनको अलग कर देते हैं। इसके बाद स्पिनिंग मिल बायस द बेल्स, की जो कताई करने वाली जो मिल्स होती हैं वो इन बेल्स को खरीद लेती हैं, और स्पिनिंग मिल्स स्पिन द कॉटन इनटू यार्न, की जो स्पिनिंग मिल्स होती हैं इन कॉटन को धागे में तब्दील कर देती हैं, और जो स्पिनिंग मिल सेल द यार्न टू यार्न डीलर्स, की जो ये यार्न डीलर्स होते हैं उसको बेच देती हैं फिर ये, ठीक है। इस तरह ये जो सिस्टम है वो चलता रहता है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो स्वप्ना थी, स्वप्ना अर्निंग्स फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज़ बेयरली मोर दैन व्हाट शी माइट अर्न एज अ वेज लेबरर, की जैसे कि वो दिहाड़ीदार मजदूर नहीं होते, कहते कि जिनकी तनख्वाह भी जितने पैसे उनको मिलते हैं, स्वप्ना की भी तनख्वाह कोई उनसे जो पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, बस थोड़े से ज़्यादा थे। ये इन्होंने कहा हुआ है, बात बताई हुई है। द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड, इरोड एक जगह है तमिलनाडु की, तो यहाँ पर एक इरोड की जो क्लोथ मार्केट है, जो कपड़ा बाजार है, इनकी एक बात हम समझते हैं कि जो इरोड बाई वीकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में। बाई वीकली मार्केट कौन सी होगी, बाई वीकली वो मार्केट होती हैं जो हफ्ते में 2 बार खुलती हैं, तो ये मार्केट्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है वर्ल्ड की पूरी, यहाँ पर बहुत ही लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है, बहुत ही बड़ा कपड़ा बाजार है। सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट, कि इस बाज़ार में आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं। जो यहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं उनको मेड बाय वेबर्स, की वो जो बुनाई करने वाले होते हैं ना, बुनकर, उनके द्वारा बनाया जाता है गाँव में, और अराउंड इट ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, फिर इनको यहाँ पर लाकर बेच दिया जाता है। सो यहाँ पर जो बाज़ार होते हैं वो ऑफिस ऑफ क्लोथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लोथ, कि यहाँ पर जो बाज़ार होते हैं वहाँ पर ऑफिस होते हैं किसके, क्लोथ मर्चेंट, जो व्यापारी होते हैं वहाँ पर जो कपड़े के व्यापारी होते हैं वो इन्हीं कपड़े को खरीद लेते हैं। और यहाँ पर और भी ट्रेडर्स होते हैं जो कि बहुत ही साउथ इंडियन टाउन्स कम
एंड परचेस क्लोथ इन द मार्केट, कि जो साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ इंडियन की जो दक्षिणी भारत के जो लोग हैं, जो दक्षिणी भारत के व्यापारी हैं, वो यहाँ पर आते हैं तो वो भी यहाँ से खरीद कर चले जाते हैं। जो दक्षिणी भारत के टाउन्स हैं आल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन द मार्केट, कि वो वहाँ यहाँ आते हैं, वो लोग वो खरीद कर चले जाते हैं। और इस मार्केट में हमें वेवर्स मिलते हैं, ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैज़ बीन मेड एन ऑर्डर फॉर द मर्चेंट, कि यहाँ पर एक सिस्टम देखने को मिलता है। जो वेवर होते हैं, बुनकर होते हैं, ठीक है, इनको ऑर्डर दे दिया जाता है किनके द्वारा, मर्चेंट के द्वारा। मर्चेंट जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो मर्चेंट होते हैं वो उनको, जो सौदागर होते हैं मर्चेंट, तो वो उनको ऑर्डर दे जाते हैं कि आपने इतना सामान करना है और इतना आपने हमें इतने कपड़े या फिर ये वाली चीज़ें बनाकर हमें देनी है। तो मर्चेंट, अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने को मिलेगी। तो ये जो मर्चेंट होते हैं ये सप्लाई करेंगे, कपड़ा सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सप्लाई क्लोथ्स ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट अराउंड द कंट्री, कि जो मर्चेंट होंगे सप्लाई क्लोथ्स की एक गारमेंट मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। गारमेंट मैन्युफैक्चर, जो कपड़े बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होंगे, वो क्या करेंगे, इनको मर्चेंट को ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, कि आप हमें ना कपड़े दे दीजिए। तो ये मर्चेंट होंगे, ये कपड़ा लाकर उन्हें दे देंगे। और ये कपड़ा कहाँ से लाएंगे, ये कपड़ा दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वेवर, कि ये पहले ना यार्न खरीदेंगे, ठीक है, जो धागा होगा उसको खरीदेंगे। कौन, अभी आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, जो ये मर्चेंट होंगे ये मर्चेंट सप्लाई करेंगे किसको, कपड़ा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, जो कि कपड़ा बनाने वाली मशीनें होती हैं ना, उनको ये कपड़ा वो उनको सप्लाई करेंगे। बट ये मर्चेंट की और भी फर्दर प्रोसेसेस है कि जो मर्चेंट होंगे, जो वो मर्चेंट पहले धागा खरीदेंगे और जो वेवर होगा, जो बुनकर होगा, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस टाइप का क्लोथ है उनको चाहिए, तभी तो वो उससे, जो बुनकर होगा उससे कपड़ा बना पाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, पुटिंग आउट सिस्टम वेवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, कि ये भी पुटिंग आउट सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पुटिंग आउट सिस्टम में होता क्या है कि ये जो पुटिंग आउट सिस्टम है, पुटिंग आउट सिस्टम में जो मर्चेंट होता है, जो वो क्या करेगा, काम बांट देगा, ठीक है, वेवर्स के बीच में, जैसा उसको ऑर्डर मिला होगा, ठीक है, कि अगर उसको किस हिसाब से उसको कितने कपड़े की सप्लाई चाहिए, वो इस हिसाब से जो बुनकर होंगे, जो वेवर्स होंगे, उनको वो काम बांट देगा। तो उससे वो क्या करेगा, वो मर्चेंट होगा जो उन्हें सप्लाई कर देगा, ठीक है, जितना भी उनको यार्न चाहिए, जितना भी उनको धागा चाहिए, वो उनको सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ आ रहा है कि फिर इससे क्या हो रहा है कि जो वेबर्स हैं, ठीक है, वेबर्स को यहाँ पर दो फायदे भी हो रहे हैं और कुछ हानियाँ भी हो रही हैं। अब उनको फ़ायदे कैसे हो रहे हैं, जो वेबर होंगे उनके पास पैसे तो जैसे कि उनको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि उनको तो सीधा कपड़े, उनको तो सीधा धागा मिल गया ना, जो वेवर्स होंगे, बुनकर होंगे, तो उनको बाजार जाकर पहली बात तो धागा नहीं खरीद कर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी एडवांटेज है कि उसको फ़ायदा ही तो हो रहा है, ठीक है। तो उनको मनी नहीं खर्च करनी पड़ेगी किस पर, ये जो यार्न है इसकी परचेज पर, इनको खरीदने पर इनको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मर्चेंट है, जो सौदागर है, इनको पहले से ही वो दे देगा। तो और दूसरी समस्या क्या है, इनको दूसरी जो बेनिफिट है वो क्या हो रहा है कि ये जो क्लोथ है, ठीक है, जो फिनिश क्लोथ है, क्योंकि ये जो क्लोथ है वो तो बन चुका है, अब इनको बेचने के लिए, ठीक है, इनको बेचने के लिए इनको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मर्चेंट ने उनको काम दिया है वही तो खरीद लेगा, ठीक है। तो इनको फिर इससे इनको कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि इनको जो पैसे दिए जाएंगे वो बहुत ही कम होंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, अगर वो जो होंगे, ठीक है, इससे हमें शक्तिशाली कितना है वो जो मर्चेंट है उसका ये भी हमें पता लग रहा है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जो वेवर है, ठीक है, जो बुनकर है, उसको कितना ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है किस पर, मर्चेंट पर, कि अगर वो उसने काम नहीं दिया तो वो कहाँ से काम करेंगे। तो ये भी एक बात थी। तो ये जो डिपेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है किसकी, इन वेवर्स की, इन मर्चेंट्स पर। और यहाँ पर वेवर्स इन्वेस्ट ऑल द सेविंग ऑन बोरो मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बाय लूम्स, की जो वेवर्स हैं, ठीक है, वो पैसे खर्च कर देते हैं, ठीक है। पैसे खर्च किन पर करते हैं, या फिर उधार लेना पड़ता है उनको लूम्स खरीदने के लिए, ठीक है। जो करघे नहीं होते कताई करने वाले, ठीक है, जो मशीनों से कताई की जाती है, वो एक 20,000 की पड़ती है, ठीक है। तो एक स्मॉल वेवर है विद 2 लूम्स, उनको करीब 40,000 रुपये पैसे खर्चे करने पड़ जाते हैं। द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, और इन करघों पर जो काम किया जाता है, जो भी इन लूम्स पर काम किया जाता है, ये सिंगल पर्सन द्वारा नहीं किया जाता। इन पर काम करने के लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर लगभग 12-12 घंटे ये लोग लगे रहते हैं कपड़ा बनाने के लिए, और इन काम के लिए इनको सिर्फ 35 रुपये महीना ही मिलता है। तो ये जो सिस्टम था इसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि जो मर्चेंट है और जो वेबर्स हैं
ये इन दोनों के बीच में एक डिपेंडेंस नहीं दिखाई दे रहा आपको कि मर्चेंट उनको देता है, अगर वो सामान ला कर देगा तभी वो जो होंगे वेबर्स होंगे वो कपड़ा बना पाएंगे। तो ये क्या है, इसको हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पुटिंग आउट सिस्टम, इसको हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मर्चेंट हैं सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट, कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं कि इनको वेवर्स को जो मर्चेंट होंगे, और उनको सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो बना हुआ जो बनी हुई वस्तु है वो उन्हें मिल जाती है। तो ये यहाँ पर इंडिया के रीजन में काफ़ी देखने को मिलता है। अब आ गया वेवर कोऑपरेटिव। ठीक है, वेवर कोऑपरेटिव क्या है कि हमने बहुत सारे वेवर्स देखे हैं कि इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कि लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम, कि अगर अभी हमने पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ा जिसमें जो मर्चेंट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वो जो पैसे देते हैं वेवर्स को वो बहुत ही कम देते हैं। तो इससे क्या होता है, वेवर्स कोऑपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वेवर्स, कि ये जो वेवर कोऑपरेटिव है ये इस वे से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये लोग हैं जो भी मर्चेंट हैं, ये जो अपनी डिपेंडेंस है किस पर, मर्चेंट पर, वो उसको घटा सकते हैं और कुछ ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, जैसे कि इन कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, की जो भी जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिनका हित एक ही काम करने में है, वो साथ में इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे जो वेवर्स होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और वो जो म्यूचुअल जो बेनिफिट होगा, ठीक है, उनका जो कॉमन बेनिफिट होगा उसके लिए वो काम करेंगे। तो इसको हम वेबर कोऑपरेटिव कहते हैं। तो इसमें जो वेवर्स होंगे वो ग्रुप बना लेंगे और जो अपने काम होंगे वो इकट्ठे करेंगे और ये धागा बनाएंगे फ्रॉम दे प्रोक्योर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर, की वो यार्न डीलर से क्या करेंगे, वो जो डीलर होगा उसे बहुत सारे धागे खरीद लाएंगे और वो अपने आप में बांट लेंगे। इससे क्या होगा कि वो एक साथ कोऑपरेटिव आल्सो डज द मार्केटिंग, और मार्केटिंग भी करेंगे। तो ये जो मर्चेंट का जो रोल है, तो यहाँ पर मर्चेंट का रोल घट जाएगा, क्योंकि अगर मर्चेंट उनसे सामान बनवा रहा था, ठीक है, कपड़े बनवा रहा था वेवर से, तो मर्चेंट से जो मर्चेंट था वो ज़्यादा पैसे कमा रहा था, ठीक है, और इनसे काम भी ले रहा था और उनको जो वेज थी, ठीक है, पैसे भी उनको कम दे रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि उनको जो वेजेस मिल रहे थे, जो मजदूरी मिल रही थी कि इनको वेवर्स को, वो बहुत ही कम मिल रही थी। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई हुई थी हाल ही में। कौन सी स्कीम चलाई हुई थी कि जो भी ये वेवर्स हैं उनको क्या करेंगे, हम इनसे ही कपड़ा खरीदेंगे, जैसे कि इनको फिर रीजनेबल प्राइजेस मिलेंगे ना इनकी मेहनत के। जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था कि जो हम बच्चों को ना फ्री यूनिफॉर्म जो होती है, फ्री यूनिफॉर्म प्रोग्राम होगा वो हम अपने राज्य में चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं हम इन्हीं सभी वेबर से खरीद लेंगे और इससे उनको भी फ़ायदा होगा और हमारे देश में बाकी जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। सो गवर्नमेंट प्रोक्योर द क्लोथ फॉर द प्रोग्राम फ्रॉम द पावरलूम वेबर्स कोऑपरेटिव, कि उनसे वो क्या करेंगे कि उनसे वो कपड़ा लेंगे। तो गवर्नमेंट बाय क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम वेबर्स कोऑपरेटिव एंड सेल इट टू थ्रू स्टोर नोन एज कोऑप्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वो कपड़ा खरीदेंगे वहाँ पर और उसको बेच देंगे, किसको, कोऑप्टेक्स को। और यू मैट हैव कम अक्रॉस द दे स्टोर्स इन योर टाउन। तो इन्होंने ऐसी बात कही हुई है कि आपने शायद ऐसे स्टोर्स भी देखे होंगे। और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर कपड़े बनाए जा रहे हैं। वुमेन्स वर्कर सीविंग बटन इन अ गारमेंट फैक्ट्री, के जो कपड़े की फैक्ट्री है इसमें जो महिलाएं हैं वो बटन लगा रही हैं। अब बात करेंगे द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली की, जो एक दिल्ली की फैक्ट्री है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो इरोड मर्चेंट थे सप्लाई द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय वेबर टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली की। जो इरोड थी ना, इरोड जगह थी, ठीक है, तमिलनाडु में। तो वहाँ से क्या करते थे, जो सौदागर जो मर्चेंट होते थे तो वो क्या करते थे, जो सप्लाई कर देते थे। अगर वहाँ पर उनको कॉटन क्लोथ वहाँ पर बन गया, ठीक है, जो वेवर्स ने जितने भी वहाँ पर बुनकर होते हैं, ठीक है, उनसे वो जब जितना उन्होंने कपड़ा बना लिया उनको वो लेकर वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, निर्यात कर देंगे। कहाँ पर कर देंगे, दिल्ली में। दिल्ली में एक फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्री होंगी, फिर ये दिल्ली में वहाँ पर फैक्ट्रीज में निर्यात कर देंगे। और जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री होगी उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करके क्या बना देगी, शर्ट बना देगी। और इन शर्ट को बाद में फॉरेन कंट्री, जो कि विदेशों में भेज दिया जाएगा, जिनसे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब द फॉरेन बायर, कि वहाँ पर जो भी फॉरेन बायर्स होंगे, ठीक है, जो विदेशी खरीदार होंगे, जो कि बिजनेस पर्सन होंगे यूएस से या यूरोप से भी, वो क्या करेंगे, वो दुकानें चलाते हैं, वो चेन्स ऑफ स्टोर्स होते हैं उनके। और उनकी जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो स्ट्रिक्टली ऑन देयर ऑन टर्म दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइसेस, कि जो भी इनको ये सारी चीज़ें
निर्यात करता है। जैसे कि अगर कोई भारतीय व्यापारी है, ठीक है, कोई इंडियन सप्लायर है, तो इंडियन सप्लायर से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको बहुत ही कम प्राइसेस में, ठीक है, कि बहुत ही कम प्राइसेस में हमें ये चीज़ों को बेचे, तो हम उनको ज़्यादा प्राइसेस में हम अपने देशों में इनको बेचेंगे। सो द डिमांड ऑफ द लोवेस्ट प्राइसेस कहते हैं उनके लोवेस्ट प्राइसेस होने चाहिए, और उनको बेचने के टाइम वो बहुत ही हायर प्राइस रखते हैं, ठीक है, कि बेचने के टाइम उनको बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइसेस पे बेचते हैं जिनसे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सो द एक्सपोर्टर ट्राई हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय द पावरफुल बायर्स, की जो इससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं, जैसे कि ईरोड मार्केट में जितने भी वो मर्चेंट थे, तो वो मर्चेंट क्या कोशिश करते हैं कि हमें सारी चीज़ें सस्ती में मिल सकें, जिसके कारण वो दूसरे जो पावरफुल बायर्स हैं, ठीक है, खरीदार हैं, उनको वो वाजिब रेट पर जो वो चीज़ें हैं उनको बेच सकें और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो इन सभी बातों को देखकर तो क्या करेंगे, अगर आपको नहीं लगता कि अगर ये सब बातें हो रही हैं, हर जगह से कोशिश की जा रही है कि जो शर्ट का जो दाम है, ठीक है, जो शर्ट है उसके दाम को हम क्या करें, घटाएं, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, तो वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे होंगे, प्रेशर उन पर आ जाएगा कि वो उनसे काम तो ज़्यादा लिया जाएगा, बट उनके जो पैसे हैं वो उनको बहुत ही कम दिए जाएंगे। तो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम वर्क तो ले लेंगे, बट उनको जो पैसे देने हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पर मजदूर काम कर रहे होंगे फैक्ट्रीज में, उनको पैसे बड़े कम देंगे। सो इससे क्या होता है, तो वो अपने प्रॉफिट को, ठीक है, कौन, जो कि उन सामानों को बेच रहा है, क्योंकि लेबर तो सिर्फ वहाँ पर काम कर रहा है, तो जो वहाँ का मालिक है, तो वो क्या करेंगे, अपने जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनको लाभ हो रहा है उसको वो ज़्यादा ऑप्टिमम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट टू फॉरेन बायर एट अ चीप रेट, जिसके कारण वो जो फॉरेन बायर्स हैं, ठीक है, जो कि विदेशी खरीदार हैं, उनको कम दामों पर अपनी जो वस्तुएं हैं उनको बेच सकें। द इम्प्लेक्स गारमेंट फैक्ट्री है, यहाँ पर एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री का नाम है, यहाँ पर 70 वर्कर काम करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, महिलाएं हैं, और जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया हुआ है, कि यहाँ पर इनको कुछ टाइम के लिए रखा गया हुआ है, और जब भी इनका दिल करेगा, इनको फील होगा, वहाँ पर जो भी काम देने वाले हैं इन महिलाओं को, उनको लगेगा कि हाँ अभी इन महिला की अब ज़रूरत नहीं है, इनसे बहुत हमने काम ले लिया है, या फिर हमारा काम ख़त्म हो गया है, तो हम इनको क्या करेंगे, उनको वहाँ से काम से निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पर जो महिलाओं की जो फिक्स्ड होगी सैलरी भी, वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे कि यहाँ पर 3000 पर मंथ उनकी यहाँ पर सैलरी होगी। और यहाँ पर जो काम किया जाता है वो सिर्फ एक काम नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर येलो कलर का एक टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टेलरिंग सिलाई की जाती है, फिर उसको प्रेस किया जाता है, फिर चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है कि हाँ भी ये कॉमोडिटी सही तरह से बनी है कि नहीं बनी है। फिर यहाँ पर थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग की बटन लगाए जाते हैं, जो कि धागे वगैरह निकले होते हैं किसी शर्ट या फिर किसी भी गारमेंट से, तो उसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर टेलरिंग के 3000 मिल रहे हैं, एक पर पीस के 1.5 रुपया मिल रहा है, ठीक है, प्रेस करने का। चेकिंग 2000 रुपया उसके मिल रहे हैं, और जो थ्रेड और या फिर बटन लगाने के यहाँ पर 1500 मिल रहे हैं। तो आपको पता लग रहा होगा कि एक शर्ट महंगी तो बहुत बिकती है, बट उसके जो प्राइजेज हैं वो जो लेबर्स नीचे काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ही कम मुनाफा होता है। तो यहाँ पर एक शर्ट है, ठीक है, अ शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसको ख़रीदा 300 में गया, ठीक है, इसको 200 रुपये स्टोर करने के लिए रखा गया, और 400 रुपये एडवर्टाइजमेंट के लिए इनको इन पर खर्च किए गए। तो इन्होंने कितना इसका प्राइस हो गया 400, ये हो गया 600 और ये हो गया 900, ठीक है, कितना हो गया 900। और ये टोटल 900 को इसको बाज़ार में बेचा कितने में गया, इसको 1800 में बेचा गया, ठीक है, लगभग यूएस में $26 का बेचा गया, और इनको प्रॉफिट कितना हुआ $900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप देखिए कि इसको ख़रीदा तो 300 रुपये में गया, और इन पर प्रॉफिट कितना ज़्यादा कमाया गया, है ना। तो फिर इससे क्या हो रहा है, इससे एक बात तो हमें समझ आ रही है कि जो नीचे लेबर काम करने वाले हैं उनको बेनिफिट उतना नहीं हो रहा जितना उनको होना चाहिए, ठीक है। और जो सारा जो लार्ज नंबर ऑफ जो प्रॉफिट है वो कौन कमा रहा है, वो बड़े बड़े व्यापारी कमा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे व्यापारियों को तो कितना घाटा सहना पड़ रहा है। छोटे व्यापारी मीन्स कि जो भी ये लेबर वाले हैं जो नीचे काम कर रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में बटन लगाने का काम है ना, मेन काम, उन कामों को लेबर वाला जो मेन काम है वो कर रहे हैं, बट इनको बेचने में देखिए कि ये जो 300 रुपये इस पर टोटल कॉस्ट आई, और इसको फिर स्टोर करने में 200 लगा, फिर इसकी जो विज्ञापन करने में, और विज्ञापन का हमने चैप्टर पढ़ाई हुआ है एडवर्टाइजमेंट का मीडिया में, कि विज्ञापन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है कि अब हमारी चीज़ें कोई ख़रीदेगा ही क्यों अगर हमने विज्ञापन किया ही नहीं है। तो इसलिए
एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, विज्ञापन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा आप ये मत सोचने लग जाना कि जो विज्ञापन में है लोग ऐसे ही पैसे खर्च कर देते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस चीज़ की ये चीज़ हमें यहाँ मिल सकती है, इसकी क्वालिटी ये है, तो आप खरीदोगे कैसे, ठीक है। ये फिर एक बात थी। सो यहाँ पर द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट, जो कि गारमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो बंदा, तो वो 300 रुपये पर पीस बेच रहा है, ठीक है। और अदर द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 रुपये पर शर्ट की, और उसको उस पर जो वो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उस पर उसको 100 रुपये लग रहे हैं। और द वर्कर वेज कोस्ट अनदर, तो अभी इसके नीचे हम और देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 300 पर बेच रहा है, ठीक है, वो शुरुआती कीमतों पे पर उसको बेच रहा है, बट वो कितने पैसे लगा रहा है उस शर्ट पर, वो 100 रुपीज़ लगा रहा है। और उसके नीचे जो लेबर हैं काम करने के लिए, उनको 25 रुपये ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको कितने दिए जा रहे हैं, 25 रुपये पर शर्ट दिए जा रहे हैं। 25 रुपये से कहाँ पर 1800 रुपये तक पहुँच गए, है ना। कितनी थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है कि इतना ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस आता है। इसलिए जो किसान है हमारे भारत में भी, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है। जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम में भी कि जो कीमतें हैं सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो आपको पता ही है। हु आर द गेनर इन द मार्केट, ऑलरेडी वैसे तो हम ये काफ़ी डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि जो बेचने वाले होते हैं लास्ट में उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, और सबसे जो घाटा होता है वो किनको होता है, वो लेबर्स को होता है। तो यहाँ पर जो चेन्स ऑफ मार्केट हैं वो प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट्स, की जो उत्पादन करने वाले हैं और जो इन वस्तुओं को बेचने वाले हैं सुपर मार्केट्स में, इनके बीच में जो चेन बनी होती है, तो इनमें ही सारा प्रॉफिट वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, कि जो बाइंग एंड सेलिंग है ये इस पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पर चेन है। तो यहाँ पर एक बार और देखेंगे हम कि यहाँ पर देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच एज फॉर द बाइंग एंड सेलिंग, कि यहाँ पर कुछ लोग तो होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और कुछ होंगे जो बहुत ही कम मुनाफा कमाते हैं। मार्केट एंड इक्वालिटी, ठीक है, कि बाजार और समानता। तो ये जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हमने वो शर्ट कितने में बेची थी, 300 में बेची थी, और लास्ट टाइम में उस पर कितना प्राइस उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया था, 900 रुपये का, ठीक है। तो ये जो वो कौन था, वो तो बिजनेस पर्सन ही था ना, फॉरेन बिजनेस पर्सन था, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में कंपेयर टू दिस। फिर उसके कंपैरिजन में जो गारमेंट एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट, कि जो उसने 300 रुपये में वो जो शर्ट दी थी जिस पर्सन ने, उसको तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट हुआ। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर, अभी आप अगर वर्कर्स की हालत देखेंगे तो उनकी उनसे भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी मेहनत की और उनको सिर्फ इतने पैसे से उनकी जो डेली लाइफ की जो नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं की जा सकती। सो यही हमने देखा था, स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वेवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, कि हम अगर वह स्वप्ना वाली बात करें तो जो स्वप्ना वहाँ पर लगी हुई थी, हमने अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में जिससे कहानी शुरू की थी, तो वो भी तो खेतों में इतने टाइम से काम कर रही थी, ठीक है। उन्होंने 4 मंथ लगाए, तो उनको कितने पैसे मिले, सिर्फ 6,000 पैसे बने, रुपए बने, और उसमें से भी 3,000 तो जो ट्रेडर था उन्होंने ले लिए, और उसके बाद उनके पास बचा गया 3,000, उसमें भी उन्होंने बच्चों की फीस भरनी है, घर का काम चलाना है, और अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ये क्या है, वो बहुत ही पीटीएबल कंडीशन है एक हिसाब से। सो ऑन द वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस, कि यहाँ पर एक तरफ तो हमें देखने को मिलता है कि जो मार्केट्स हैं हमें अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रदान करती है कि हम काम करें और ये जो चीज़ें हैं जो भी हम बना रहे हैं इनको बेचें। तो इससे क्या होता है, इट कुड बी फार्मर सेलिंग कॉटन और द वेबर प्रोड्यूसिंग क्लोथ। ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूजुअली द रिच और पावरफुल दैट गेट मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट, कि हमें अवसर तो मिल रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो इक्वल नहीं मिल रहा, ठीक है। कि वहाँ पर जो औरतें थी, जो स्वप्ना थी, उनको तो उन्होंने इतनी मेहनत की, फिर उनको इतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि वो कुछ इतना ज़्यादा कर भी नहीं रहे। मेहनत का जो सारा काम है वो तो छोटे छोटे किसान कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो बड़ी बड़ी मार्केट्स लेकर जा रही हैं। सो दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज, कि ये वही लोग हैं जिनके पास पैसे तो बहुत हैं और इन्होंने जो फैक्ट्रीज हैं वो भी खरीदी हुई हैं, इनके पास बड़ी बड़ी शॉप्स हैं,
इनके पास बहुत सारा पैसा है, और जो गरीब है इनको किन पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, रिच और पावरफुल। जैसे कि वहाँ पर छोटे छोटे जो वेवर्स थे, जो बुनकर थे, उनको भी डिपेंड होना पड़ रहा था किन पर, जो मर्चेंट थे, क्योंकि जो यार्न है वही ला कर देंगे ना। तो हमने पुट आउट सिस्टम में भी तो यही पढ़ा कि उनको ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है उन पर रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको ही सारा सामान वही ला कर देंगे, ठीक है, उनको नहीं तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये पावरफुल हैं, ये लोग जो हैं अमीर लोग हैं या बहुत ही पावरफुल हैं। सो इन लोगों पर, ठीक है, गरीब लोगों को इन पर क्या होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि स्वप्ना को होना पड़ा था। तो ये हमारे चैप्टर में यही मेन बात कही हुई थी। और इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ द सच फिश वर्कर कोऑपरेटिव आर स्टार्टेड इन द तवा रिवर। कि हम अभी लास्ट एक चैप्टर और पढ़ेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम तवा मत्स्य एक संघ होगा, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर लोगों की सिचुएशन कैसी है। तो हमने इस चैप्टर में भी ये बहुत कुछ सीखा कि ये जो शर्ट है ये कौन कौन से जगहों से होकर गुजरती है, कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, लोगों की स्थिति कैसी है। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।